तो फ्री बॉडी डायग्राम ये हम लोग कर चुके थे पिछली क्लास में। अब हमें क्या कहा जाता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के मास को हम लोग पॉइंट मास मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो जाता है, मास टेकन एज पॉइंट मास, एक पॉइंट पे सारा मास लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये वाला जो ब्लॉक है, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखिए कैसा बनेगा। इस मास को क्या कर दूंगा, पॉइंट मास मान लूंगा। ये पूरा मास इतना बड़ा जो मैंने बनाया है, ये क्या हो गया, ये एम मास हो गया। अभी यहाँ पे इतने बड़े ब्लॉक का एम दिखाया था, अब मुझे इतने छोटे पॉइंट का एम दिखाना होगा, ठीक है। अब फोर्सेस जितनी भी लग रही हैं इस मास के ऊपर, वो सारी फोर्स दिखानी होगी, जैसे लग रही है वैसे दिखानी होगी। तो जरा फोर्सेस बनाइए जल्दी से, इसके ऊपर कौन कौन सी लग रही है। अब यहाँ पे हमें सरफेस नहीं बनाना है, यहाँ पे सिर्फ मास को पॉइंट मास बनाना है और उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस बनानी है। नहीं बेटा, ये क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम है तो फोर्सेस तो सारी रहेंगी, फोर्सेस सारी लग रही हैं। हमें खाली क्या करना है कि उनको पूरा इतना बड़ा डायग्राम ना बना करके एक पॉइंट मास को पॉइंट बना देंगे और सारे फोर्स दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे ये सारे फोर्स इस वाली बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है। हाँ बताइए, लगाइए। एम मास के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो हमें बतानी है। तो एम मास के ऊपर देखिए फोर्स एक तो लग रहा है एम जी, ठीक है। और क्या लग रहा है इस एम मास के ऊपर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो फोर्सेस यहाँ पे दिखाई हुई है यही वाली फोर्सेस दिखानी है। तो एक ये नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, और बताइए कोई और फोर्स दिखाया है इस मास के ऊपर लगता हुआ। ये जो नॉर्मल आप कह रहे हैं, क्या ये नॉर्मल इस मास के ऊपर लग रहा है। नीचे नीचे से कोई मतलब नहीं है, लग किस बॉडी पे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ अब सही है ना, ये नॉर्मल इस सरफेस पे लग रहा है, तो इसका तो हमें कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं ना। फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो किसका होता है, वो जो मास होता है उसका होता है, ठीक है। तो इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया, ओके। और जितनी फोर्सेस लगती हैं वो सारी फोर्सेस हम लोग शो कर देते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फोर्स नीचे वाली क्या है, वो mg है, वो mg दिखा दी, ओके क्लियर। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहलाता है ये, फ्री बॉडी डायग्राम। अब बना लेंगे, चलिए इस वाले ब्लॉक का बनाइए जल्दी से, 1 मिनट देता हूं आपको। फोर्स का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसी डायरेक्शन में दिखाना होता है जिस डायरेक्शन में लग रहा होता है।
यस, तो जो डायग्राम जहाँ बनाया है, हाँ इसके आगे ही बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम, और थोड़ा जैसे ये बड़ा बनाया है, ठीक है ना, तो उसी की प्रोपोर्शनेट थोड़ा सा बनाइए ताकि जो है समझ में आए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे लिखिए, फ्री FBD फ्री बॉडी डायग्राम किसका, इसका, और ये बनाइए बनाइए। ये बनेगा, ठीक है ना, नॉर्मल ऐसे लग रहा है तो वैसे ही लगेगा, MG ऐसे लग रहा है तो ऐसे लगेगा। बॉडी जो है उसका बनाना है, तो वो मेन तो बॉडी है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी बॉडी को हमने फ्री कर दिया है बाकी सारी चीज़ों से, खाली हमें उस बॉडी को पॉइंट मान के उस बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा देने, ठीक है, गुड। अब एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं कि ये लाइन ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, इंक्लाइन सरफेस के, क्या आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हैं कितना होगा? करिए, डायग्राम बनाइए और बना करके मैथमेटिक्स थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाइए। है बेटा 45, चलिए अभी देखते हैं, चलो बता ही देता हूँ, ये एंगल थीटा होता है। थीटा का मतलब क्या हुआ? थीटा का मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ये थीटा लिया ना इंक्लाइन प्लेन का, तो इसके बराबर होगा, ये प्रूफ करना था आपको। देखिए अब मैं प्रूफ कर देता हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ओके, चेक करिए, पहली लाइन ये वाली है, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, होगा नहीं होगा, क्योंकि तीनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 180, क्योंकि ट्राइंगल है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, इस लाइन को या इस mg वाले फोर्स को रिजोल्यूशन इसका कर दिया है, क्या कर दिया है, रिजोल्यूशन कर दिया है, किसमें, दो पार्ट में, एक पार्ट को मैंने क्या किया है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर खींचा है, एक सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है नहीं है इस वाले सरफेस के, इंक्लाइन सरफेस के, तो जब इसके परपेंडिकुलर है तो आप मुझे बता सकते हो कि ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का है, तो उसमें ये वाला एंगल कितने का है 9,
हर वक्त 45 कहाँ से आ जाता दिमाग में भाई? अब कोई कहाँ से कैलकुलेशन, कोई नंबर तो दिया ही नहीं है, तो फिर 45 कहाँ से आ जाता है? देखने से लग रहा है इसलिए नहीं, कैलकुलेशन जब दी हो तो 45 कहिए, वरना नहीं है ना। ये रहा ना एंगल, मैंने निकाला तो है 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल जो हो गया, ये क्या हो गया, इतना पार्ट 90 माइनस थीटा। तो ये वाला पार्ट तो बचा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा एंगल आपने अभी बताया खुद से ये 90 है ना? तो पूरा एंगल 90 है। उसमें से कितना पार्ट कम कर दिया है ये निकालने के लिए? 90। हाँ, माइनस करेंगे 90 माइनस थीटा, करेंगे, करिए माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये घट गया, और ये अंदर जाके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस थीटा। खाली यही तो बचा, बचा ना? तो ये थीटा हो गया नहीं हो गया? प्रूफ हो गया। ये वाला मैंने आपसे कहा था एंगल मुझे बताइए, तो मैंने ये वाला एंगल थीटा निकाल दिया ना, ये थीटा मैंने एंगल निकाल दिया ना। कैसे निकाला? पहले मैंने ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बना, उसमें ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इधर देखिए, बाद में अब उतारिएगा। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि mg तो परपेंडिकुलर ही लगता है सरफेस से। ये वाला एंगल मुझे थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये जो लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर ही तो है, 90 डिग्री है। और ये वाला एंगल, इतना पार्ट 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला पार्ट बच गया ना। तो 90 में से 90 माइनस थीटा आप जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, एक बार खुद से भी जाकर, अब बिना देखे करने की कोशिश करो। हो गया? चेक करिए, ऐसे ही किया है, यही किया है आपने, ठीक है ना? अब ये दिमाग में बिल्कुल बैठ गया। चलिए, वेरी गुड। अब आइए, तो इसका FBD ये बन गया। अच्छा, ये मैंने आपको जो बताया है, ये एक चीज और बताना चाहता हूं। मान लीजिए कोई ये वेक्टर है A, क्या है, इस वेक्टर का नाम है A वेक्टर। इसके मुझे दो पार्ट करने हैं, क्या करने हैं, दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको जब मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये कहलाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कहलाएगा, वेक्टर। तो एक पार्ट कोई भी ले लेता हूं मैं, तो वो पार्ट जो मैं ले लेता हूं आसानी के लिए, ज्यादातर हम लोग यही करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, ठीक है? तो इसका जो दूसरा पार्ट लिया जाएगा, ये वाली साइड आप कैसे भी बना सकते हैं। मैंने यहां बनाई है, मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, ये ऐसे, कोई भी एंगल ले लूंगा, मेरी मर्जी है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी थीटा मैं ले सकता हूं, लेकिन मैंने ये वाला थीटा बनाया है। ओके, अब दूसरी जो लाइन बनेगी इस वेक्टर का, के लिए जो दूसरी मैं लाइन बनाऊंगा, वो इस पहली लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, इस दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये मैं इसके परपेंडिकुलर बना देता हूँ।
देखिए 90 डिग्री पे बन रहा है नहीं बन रहा है? यस, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? टोटल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये मान लेता हूं मैंने इसका नाम x रख दिया, इसका नाम y रख दिया, और एक्स वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते भी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो 90 डिग्री है बेटा, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए। रिजोल्यूशन का मतलब इस ए वेक्टर के मुझे दो पार्ट करने हैं। ठीक है, अगर मैं ये एंगल इसको ऊपर ले लेता, एक्सिस को थोड़ा ऊपर करता एक्स को, तो बताइए वाई को इधर करना पड़ता ना, ताकि एंगल 90 का बना रहे। अब करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। तो अब क्या इसके 90 डिग्री रह गया है? वैसे अभी भी 90 लग रहा है। हाँ, और कर देता हूँ, चलो। क्या अब 90 डिग्री है? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 90 डिग्री लेना पड़ेगा। अब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी ये दोनों लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। पहली वाली लाइन मैं कैसी भी ले सकता हूं, और दूसरी हमेशा, हाँ, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो चलो अब मैं वापस वहीं चलता हूं जहां पे था। ओके, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। ये 90 हटा दूं, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई है, एंगल 90 होना चाहिए। पहले इसको लिखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या क्या नाम है इसका? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होती है, हाँ। ये फोर्स का रिजोल्यूशन हम लोग करेंगे, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसको लिखिए, these two vectors these two resolved vectors must be perpendicular to each other, must be perpendicular to each other, be perpendicular to each other। ठीक है ना, लाइक एक्स एंड वाई एक्सिस। हो गया। अब देखिए दूसरी जो और इम्पोर्टेंट बात है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है, ठीक है, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी एंगल, 0 से लेके 90 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जिस साइड से ये एंगल थीटा बन रहा है उसका नाम हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या नाम हो जाएगा? हाँ, ये पूरा हम लोग जो वेक्टर चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें सब डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन अब वो चैप्टर पढ़ाने का टाइम नहीं है। तो जितने की पार्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना पार्ट सीखते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो ए कॉस थीटा किधर वाला होगा? जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है, और दूसरी साइड का नाम हो जाएगा ए साइन थीटा। आई बात समझ में? हाँ,
बनाइए इसको जल्दी से, हरी अप। हो गया? हो गया? अब देखिए, तो मुझे ये फोर्स जो वेक्टर है mg जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, mg mg वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है ये बताइए। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है। फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्योंकि डायरेक्शन होता है उसके अंदर, जब भी वो लगेगा किसी ना किसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो mg एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे क्या करना है, इसका रिजोल्यूशन करना है, mg का क्या करना है, रिजोल्यूशन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताइए ये एंगल मुझे क्या करना होता है रिजोल्यूशन के लिए, दो मैं वेक्टर सब वेक्टर समझ लिए बना ले हूँ, और वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो एक लाइन तो मैं खींचता हूँ हमेशा फोर्सेस को, हम कोशिश करते हैं एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर कि फोर्सेस या तो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है, या अपोजिट डायरेक्शन में आए। तो अब देखिए, तो यहाँ पे मुझे इस mg को नॉर्मल जो इस बॉडी पे लग रहा है इसको क्या करना है, इसके या तो सेम डायरेक्शन में आए या अपोजिट में आए। तो सेम डायरेक्शन तो बन नहीं सकता, सेम डायरेक्शन का कोई वेक्टर बन नहीं सकता, तो इसे क्या किया, अपोजिट का बन सकता है। तो ये मैंने अपोजिट वेक्टर बना दिया, नहीं बना दिया, बोलिए। हम्म, हाँ, नॉर्मल के अपोजिट, या तो सेम या अपोजिट। सेम होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, 180। ये इसीलिए करते हैं, इससे हमें क्या होता है, कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। अब दूसरा बताइए कैसे बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा। आगे बात समझ में, ये 90 डिग्री पे है, इसको मैं ठीक है, और क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा इधर कर दिया। ओके, तो अब इसका नाम रखो जल्दी से, ये वाले का नाम क्या हो जाएगा, इधर वाले का बोलो, जिधर थीटा है उसका क्या नाम होता है। हाँ, तो अब इस वक्त ए नाम थोड़ी है वेक्टर का, इस वक्त क्या नाम है, mg नाम है, तो इस बार क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है ना। और इधर वाला, हाँ पूरा नाम बोलिए, mg sin थीटा। आई बात समझ में, चलिए अब इतनी बात लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीख रहे हैं, इसके बिना फिजिक्स आगे एक कदम नहीं बढ़ पाएगी। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि हमने एक वेक्टर के दो कंपोनेंट कर दिए, दो पार्ट कर दिए, और वो दोनों पार्ट एक दूसरे के हर हाल में परपेंडिकुलर होने चाहिए। जिस तरफ के कंपोनेंट के साथ एंगल दिखाते हैं उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा हो जाता है, और दूसरा वाला sin थीटा हो जाता है। बन गया? ठीक है, गुड।
अब जरा सा मुझे यही फ्री बॉडी डायग्राम में भी करके दिखाइए जल्दी से। हो गया फ्री बॉडी डायग्राम में। हाँ, हमने mg के दो कंपोनेंट बना दिए, और mg का कॉस वाला कंपोनेंट किधर होगा? तो किधर नीचे जाएगा? नीचे तो पूरी जमीन पड़ी हुई है। यस, उसके जस्ट अपोजिट, दिस इज द राइट आंसर। नीचे क्या होता है? नीचे तो mg भी है, नॉर्मल के जस्ट अपोजिट, और वो कितना एंगल बनेगा? 180। तो आप और मैथमेटिकली कहना हो तो क्या कहेंगे? नॉर्मल के 180 डिग्री पे बनाइए। ठीक है, तो ये रहा था, लीजिए 180 डिग्री पे बना देते। ठीक है ना, ये हो गया mg। तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा? ये थीटा हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा mg cos थीटा। साइन थीटा बताइए कैसे बनाएंगे? 90 डिग्री पे। तो ये जो cos थीटा वाली लाइन है, mg cos थीटा वाली, वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इसके परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि नॉर्मल के भी ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना? तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी? mg sin थीटा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीख रहे हैं आप। ठीक है, बन गया? ऐसे ही बनाया है, गड़बड़ तो नहीं हुई थी? चलिए, वेरी गुड। तो ये आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और टेंशन निकालना सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए टेंशन। अब टेंशन हम देंगे, टेंशन लेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, पहली चीज जो हम पढ़ेंगे टेंशन के बारे में, वो पढ़ेंगे, हेडिंग डाल ली टेंशन। टेंशन, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक मैंने रस्सी ले ली, इस रस्सी के साथ एक मांस लटका हुआ है। ये सीलिंग है, छत है, उससे लटकी हुई है। इसके अंदर मास m है। तो अब मुझे बताइए क्या होगा इस मास के साथ? इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या कहानी हो रही है, वो बताइए। यस, वेरी गुड। तो सरफेस नीचे है, अर्थ नीचे होगी ऐसे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया mg। ठीक है, और बताइए। किधर लगाएगी? तो मास पे किधर लगेगा? मास पे ऊपर की तरफ। ठीक है, हाँ, सीलिंग पर, हाँ सीलिंग पे यहाँ लगेगा। ठीक है,
इसी को जो है क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। ठीक है, मैं कहता ना बड़ी टेंशन आ गई है, तो यही तो टेंशन, हाँ तनाव, तो यही तो टेंशन है। क्लियर हुई बात? हाँ, बनाइए डायग्राम, फिर उसके बाद 2-4 पॉइंट लिखते हैं। बन गया? ठीक है। तो टेंशन के बारे में लिखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग 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 माने रस्सी, चेन, कोई चेन हो उसके अंदर भी पैदा हो जाएगी, एंड रॉड एक्सेट्रा। भाई मान लिया आयरन की रॉड है या किसी भी चीज की रॉड है, उससे भी कोई आपने फोर्स उस पर लगा दिया तो उसमें भी टेंशन पैदा हो जाएगी। ठीक है ना? नहीं, टेंशन का ताल्लुक मटेरियल के हार्ड और सॉफ्ट होने से नहीं होता है। टेंशन का ताल्लुक होता है कितना फोर्स आप लगा रहे हैं उसको खींचने में। टेंशन का ताल्लुक किस पे होता है? अभी बताया तो, किस पे? अभी क्या बताया था मैंने? जस्ट अभी जो बोला है, फोर्स कितना लगाया जा रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, टेंशन डिपेंड्स अपॉन फोर्स अप्लाइड। ओके, चलिए गुड। बल्कि साथ में ये भी लिख लीजिए जो दिमाग में आपके चल रहा था। क्या क्या लिखेंगे? डज नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल। ठीक है। ये जो रस्सी है मैंने जो ली है, ये रस्सी की जगह मैं लोहे की तार ले लूं और उससे ये मांस लटका दूं तो भी टेंशन टी ही रहेगी। ये प्लास्टिक की तार ले लूं तो भी टेंशन टी ही रहेगी। ये धागा ले लूं तो भी टेंशन टी ही रहेगी। वो अलग बात है कि उसकी ताकत इतनी कम होगी कि वो टूट जाएगा, उतने फोर्स लगाने पे वो चीज टूट जाएगी, तो आप उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। टेंशन उतनी रहेगी। स्टील वाली रॉड तार ली मैंने, वो नहीं टूटेगी। प्लास्टिक वाली ली, वो भी बर्दाश्त कर गई। धागे की ली, सुतली की ली, वो भी कर गई। लेकिन अगर मैंने पतला वाला धागा ले लिया तो वो टूट गई। ठीक है ना? हाँ, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, कि वो कितनी टेंशन बर्दाश्त कर सकती है। ये चीज किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है।
लेकिन टेंशन कितनी उसमें पैदा हो रही है ये किस पे डिपेंड करती है, फोर्स अप्लाइड पे। ठीक है, वो इस बात पे नहीं डिपेंड कर रही है कि वो किस मटेरियल से बना है। चलो इसी बात को देखो, तो यहां पर बताइए कि ये टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, बता सकते हैं? टेंशन भी क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है। mg क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो फोर्स लग रहे हैं, इसका एफबीडी बनाइए जल्दी से। एफबीडी ये हो गया, इस पे ये मास m है, इस पे फोर्स नीचे लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन, और कोई फोर्स लग नहीं रही। ठीक है, ठीक है, mg लगाया, टेंशन भी लगा दी। अच्छा ये भी देखिए, कांटेक्ट फोर्स है ना टेंशन, तो ये हमेशा कहाँ पैदा होती है, जहाँ पे कांटेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे, और हमेशा अवे फ्रॉम कांटेक्ट होती है टेंशन जो होती है। लिखिए, टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम कांटेक्ट। टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम कांटेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए, ये कांटेक्ट है तो इससे अवे इधर लग रही है। यहां पर कांटेक्ट कहाँ है, ये है, तो किधर लगेगी, अवे लगेगी, तो इसलिए नीचे लग रही है। क्लियर हुई बात? तो हमेशा अवे फ्रॉम कांटेक्ट लगती है। तो अब बताइए, अच्छा ये मैंने लटका दिया, तो क्या ये मास मूव कर रहा है? नहीं कर रहा, वहीं पर है। ऐसी पोजीशन को क्या कहते हैं, जब कोई बॉडी पे ढेर सारे फोर्स लगे और मूव ना करे? कल के लेक्चर में बताया था मैंने, परसों, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो हो गया। चलो नहीं लिखवाया था तो आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए इस बात को। नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे जीरो हो जाता है तो उसी पॉइंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। एफ नेट, नेट फोर्स आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, एफ नेट। ठीक है, और वो क्या होता है, जीरो होता है। लिखा आगे, इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये बॉडी पे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स जीरो कब होगा, इस मास पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो कब होगा, फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि T मस्ट बी इक्वल टू mg होना चाहिए। तो यहां से देखो टेंशन की वैल्यू आ गई, आई नहीं आई है? तो मुझे ये बताइए कि क्या ये टेंशन इस रस्सी के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये तो ये सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, और भैया कितना मास लटकाया हुआ उस पर डिपेंड कर रहा है। 1 किलो की अगर आप कोई चीज लटकाओगे तो उसी के हिसाब से उसमें टेंशन पैदा होगी, उतने ही उसी के हिसाब से लगेगा। आपने 2 किलो की लटका दी तो उसी हिसाब से, 10 की लटका दी तो उसी हिसाब से, 100 की लटकाई तो उसी हिसाब से। ठीक है ना? तो टेंशन तो उतनी पैदा होगी जितना आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया। मास लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया। ठीक है, टेंशन के बारे में कई बातें हमने इंपॉर्टेंट लिख ली है, एक दो बात और इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लिखिए, टेंशन रिमेन्स सेम
remains same when the string is same. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रस्सी सेम है, स्ट्रिंग सेम है, तो जो टेंशन यहाँ पर पैदा होगी वही टेंशन यहाँ होगी, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, हर पॉइंट पे वही टेंशन सेम रहेगी। तो आप बता रहे थे कि वो टेंशन इसको डिपेंड नहीं करती है, स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती। अगर मान लेते हैं आधा लोहे का है और आधा गलते हैं उसका है, तो हमने क्या ऐसा माना है? तो अलग अलग हो मतलब? नहीं, हमने क्या ऐसा माना है? नहीं नहीं, अब तो सेम है। सेम है ना? तो जो सेम कहा है उसको खाली ध्यान रखिए, फालतू की चीज मत सोचिए, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ये लाइन जो आप लिख रहे हैं उसको देख के मैं बोला। ठीक है, तब भी सेम रहेगी, क्योंकि उससे फोर्स सेम लग रहा है सबके ऊपर। ठीक है, क्या लग रहा है? फोर्स सेम लग रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि फोर्स सेम लग रहा है, तो इसलिए आप एक स्टील की, आपने ये चाहा कि मैं एक स्टील की रस्सी लूं और उसमें फिर क्या करूं, दूसरी कोई सुतली की रस्सी लेकर के बांध दूं, उससे मांस लटका दूं, तब भी टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, स्ट्रिंग इज सेम तो टेंशन सेम। अगला पॉइंट लिखिए, इफ स्ट्रिंग इज डिफरेंट then tension will be different. ये वाला पॉइंट लिखा था, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा एक पॉइंट और लिखिए, तीसरा है चौथा? तीसरा नंबर तो आपने डाला नहीं है, तो कैसे पता चला? स्टार बना रहा है, एक पॉइंट तो यही हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, दो ये हो गया, पांचवा छठा पॉइंट चल रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इतने पॉइंट अगर दिमाग में रहेंगे तो टेंशन आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। लिखिए, मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग टेकन एज जीरो। स्ट्रिंग्स के बाद टेकन, हाँ, एज जीरो। टेकन टेकन मतलब लेना, नहीं, टेकन के बाद जीरो, टेकन एज जीरो, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज मासलेस। ठीक है ना? यानी वो जो स्ट्रिंग है वो हमें क्या मान करके चलना है, उसका कोई अपना मास नहीं है, मासलेस। ठीक है, वहीं पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शनलेस। स्ट्रिंग जो है कोई फ्रिक्शन भी नहीं पैदा करती है। ठीक है, फिर एक पॉइंट लिखिए, अनस्ट्रेचेबल। अनस्ट्रेचेबल, स्ट्रेच जानते हैं ना, खिंचाव। अनस्ट्रेचेबल, उसके अंदर खिंचाव भी पैदा नहीं किया जा सकता। ठीक है, गुड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसको करिए। सपोज मैंने ये एक सरफेस है मेरा, उसके ऊपर ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं, 1 2।
इनके बीच में स्ट्रिंग है, डायग्राम साथ के साथ बनाते रहिए। इसका मास है m1, इसका मास है m2। इसमें फोर्स लग रहा है F फोर्स से मैं इसको खींच रहा हूं। ये म्यू इज इक्वल टू 0, यानी फ्रिक्शन लेस सरफेस। बना लिए डायग्राम। इसमें बनाइए टेंशन किधर किधर लगेगी और कितनी तरह की टेंशन लगेंगी। बन गई। देखिए ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से ये कांटेक्ट है स्ट्रिंग का, तो इसकी वजह से टेंशन इधर लगेगी, अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, तो ये T हो गया। ये इधर कांटेक्ट है तो इधर स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी, तो इधर टेंशन हो गई T। ये इधर कांटेक्ट है तो इधर टेंशन अवे इधर लगेगी T। अब ये बताइए ये तीनों T अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, क्या है ये बताइए। अगर मास सेम रहा तो तीनों टी एक ही रहेंगे। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा भाई कि मास सेम है। मैंने तो m1 और m2 कहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बताइए। m1 m2 मैंने क्यों कहा, इसलिए कि मास अलग होगा जब भी अलग अलग नाम दिया ना। तो अब बताइए टेंशन। जो मास वन के पास T1 और वो है, मास टू में लास्ट में T2, हम्म वो दोनों का सेम रहेगा। और जो फर्स्ट वाला रहेगा, ये वाला आप क्या कह रहे हैं, मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब बताइए T1 का अलग रहेगा, T2 T3 का अलग रहेगा, ये मुझे लग रहा है। T2 T3 मतलब तीनों में से कोई एक भी हो, सेम भी हो सकता है क्या? हाँ, T3 और T2 सेम लग रहे हैं। क्यों सेम लग रहे हैं? जो आप पॉइंट लिखवाए उसके साथ में। हाँ ये सही आंसर हुआ कि सर आपने कहा था कि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। तो ये वाली स्ट्रिंग क्योंकि सेम है तो इसमें लगने वाले हर पॉइंट की टेंशन सेम होगी, और ये स्ट्रिंग अलग है तो इसलिए टेंशन अलग होगी। ये पॉइंट आपको लगाना था, अभी चालू होना शुरू हुआ है दिमाग, ठीक है ना। चलिए चलिए FBD हमने इसका बना दिया था, ये है। इसका FBD बनाइए जल्दी से। इसका FBD बनाइए।
इसमें जैसे हम यहाँ पर आप जो बनाया हुआ उसमें देख नहीं रहा कि mg लग रहा है, लेकिन हम इसमें देखेंगे ना कि mg लग रहा है कि नहीं लग रहा हाँ बिल्कुल दिखाइए, ऑफ कोर्स mg लग रहा था, लेकिन उस mg का क्या कोई टेंशन पे असर हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा, उसकी वजह से टेंशन आ ही नहीं रही है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या आ रहा है? उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब हम नॉर्मल फोर्स की बात नहीं कर रहे थे, टेंशन की बात कर रहे थे, इसलिए टेंशन दिखा दिया, ठीक है। लेकिन आप एफबीडी में दिखाना चाहते हैं तो उसको दिखा दिए, ठीक है ना। तो आपकी बात को मानते हुए मैं क्या करूँगा, एफबीडी ये बना रहा हूँ। तो इस वाले का M2 का एफबीडी बताइए क्या क्या बनेगा। ये M2 पहले 2 डी बनेगा, राइट और लेफ्ट। यस, अरे वाह, वेरी गुड। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये वाले का नाम क्या रखेंगे? T1। इस वाले का क्या रखेंगे? T2। अब mg की जरूरत है तो mg आपको पता है परपेंडिकुलर लगता है, डाउनवर्ड लगता है, वो लगा दिए। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। परपेंडिकुलर वो भी होगा सरफेस के, स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है ना। इसका एफबीडी बनाया, इसका कैसा बनेगा? इस हाँ, यहाँ पर बन जाएगा राइट में T3 लग रहा है, बाकी कोई फोर्स और लग नहीं रहा है राइट लेफ्ट, बाकी नॉर्मल और mg लग रहा है। ये mg, ये नॉर्मल ये वाला M1 है तो M1g लिखिए इसको, ये M2 है तो M2g लिखिए इसको, ठीक है। चलिए अब एक डायग्राम और बनाता हूँ। अब की बार देखिए, बांस को मैंने ऐसे लटका दिया है, दो मास को फर्श पे रखने की बजाय क्या किया है? लटका दिया है मजेदार। चलिए इसको इस बार M1 कह देता हूँ, इसको M2 कह देता हूँ। अब इसमें टेंशन निकालिए, जल्दी से लिखिए टेंशन।
वेरी गुड। अब देखिए कैसा बनाया आपने। यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पे टेंशन, ये है ब्लॉक, ये सरफेस कांटेक्ट पॉइंट, तो इधर टेंशन लगेगी टी। यहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट, तो टेंशन इधर लगेगी। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। यहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट, तो टेंशन इधर लगेगी। यहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट, तो टेंशन इधर लगेगी। यहाँ पे टेंशन इसके अलग होगी, तो ये टी लिया है तो इसको T1 लेना पड़ेगा, है ना। तो ये, लेकिन हाँ ये वाली स्ट्रिंग सेम है तो ये दोनों T1 हो जाएंगे, ठीक है। और इस वाली में इधर टेंशन और इधर टेंशन, और ये क्या हो जाएगी T2 T2। तीनों स्ट्रिंग डिफरेंट हैं तो तीनों में टेंशन डिफरेंट होगी, ठीक है। चलिए अब जरा FBD बनाइए जल्दी से। दोनों का वेरी गुड। ये मेरा M1 हो गया। एक फोर्स पे नीचे लगेगा mg। और बताइए और क्या क्या लगाया। नॉर्मल और नॉर्मल नहीं, नॉर्मल लगाया। यहाँ नॉर्मल कहाँ लगेगा। नॉर्मल तो जब लगता है जब किसी सरफेस पे रखी होती, ठीक है। यहाँ नॉर्मल नहीं होगा, तो यहाँ पे टेंशन, तो टेंशन एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, दो टेंशनें लगेंगी। ये वाली टेंशन T है और ये वाली T1 है, ठीक है। चलिए इस वाले के लिए बनाते हैं। ये रहा, इसमें mg वही लगेगा नीचे की तरफ, तो कौन सा होगा M2g लगेगा। ये M1 है तो M1g लगेगा। और टेंशन एक इधर और एक टेंशन इधर, ठीक है। इधर वाली टेंशन का नाम T2, इधर वाली टेंशन का नाम T1। ये दोनों का FBD बन गया, ठीक है। तो अब आपको FBD बनाने में, टेंशन निकालने में, नॉर्मल निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ इक्विलिब्रियम फोर्स बताइए। इक्विलिब्रियम फोर्स होती है जब बॉडी मूव ना करे और उस पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, जीरो हो जाए। हाँ, नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो ये बॉडी जो इस वक्त दोनों की दोनों है, ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि मूव तो कर नहीं रहे, ना ऊपर जा रही, ना नीचे जा रही, ना दाएं जा रही, ना बाएं जा रही। तो मैं कहूँ कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या आप मुझे टेंशन बता सकते हैं कितनी आएगी इसके अंदर। इक्विलिब्रियम अगर जीरो है तो टेंशन भी जीरो हो जाएगी। सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं।
इक्विलिब्रियम जीरो का क्या मतलब है? नेट फोर्स जीरो बोलिए, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स है। इक्विलिब्रियम कभी जीरो नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब टेंशन जीरो कैसे हो जाएगी? एम जी हो जाएगी। नहीं, अब ये हमको कैलकुलेट करना सीखना है इस चीज को। तो क्या करेंगे हम? सारे फोर्सेस का रिजोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, और रिजोल्यूशन करके जो एक डायरेक्शन में होंगे एक्स एक्सिस में उनको बराबर कर देंगे, जो वाई एक्सिस में होंगे उनको बराबर कर देंगे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। वाई वाले को कैंसिल कर देंगे और एक्स वाले एक्स वालों को कैंसिल कर देंगे। मतलब जो मान लो ये है मेरा एक्स एक्सिस है, जो इस लाइन में जितने फोर्स लग रहे होंगे वो जीरो, और जो इस लाइन में लग रहे होंगे वो जीरो। तो जब दोनों पर फोर्सेस जीरो हो गए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखिए, तो मैं जो है mg को क्या करता हूँ? mg को चेंज नहीं करता हूँ, mg को mg ही रहने देता हूँ। m1g हो गया, इसका डायरेक्शन ये रहता हूँ। तो बाकी ये जो दो फोर्स है T और T1, इनका क्या करता हूं मैं? इनका रिजोल्यूशन कर देता हूं। क्या कर रहा हूं? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि 90 डिग्री करना है। लेकिन जब रिजोल्यूशन करते हैं तो किस चीज का और ध्यान रखते हैं? एक्स और वाई में जो वो रहेगा, दूसरी लाइन रहेगी, वो दो लाइन निकली रहेगी, थर्ड लाइन उसमें बनती है 90 डिग्री। दोनों जो हैं रिजोल्यूशन का मतलब जो कंपोनेंट बनेंगे वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। ये बात तो आपने बता दी। एक बात और मैंने बताई थी, फिर से बताता हूँ कि जो कंपोनेंट बनाएंगे आप, वो कंपोनेंट या तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में होने चाहिए या 180 पे होने चाहिए। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये जो है T1, इसका इधर वाला जो कंपोनेंट है, इसका कलर चेंज कर दूं क्या? चलो ब्लू कर देता हूं ताकि दिखने में आसानी है। इसका ये वाला कंपोनेंट ये है, ये मेरे हाथ में है। इस कंपोनेंट का मैंने नाम रख दिया। क्या रख दिया? मान लो θ1 रख दिया। ठीक है। तो अब दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा और होना चाहिए, क्योंकि m1g के मुझे बिल्कुल डायरेक्शन में रखना है। ठीक है ना? फोर्सेस को मुझे कैसे बनाना है कंपोनेंट? ऐसे बनाना है कि सारे फोर्सेस या तो एक दूसरे को सपोर्ट करें या एक दूसरे को अपोज करें। तो एक दूसरे 180 डिग्री पे होंगे तो अपोज करेंगे। अपोजिट हो गया ना, ऐसे हो गया। भाई दो फोर्स है ये, मुझे क्या करना है? मुझे या तो इनको ऐसे करना है कि ये दोनों इनके जो कंपोनेंट है वो या तो अपोज करें या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करें, डायरेक्शन सेम हो जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे इसका जो है T1 का ये वाला कंपोनेंट एक बना दिया, ये बना दिया। तो ये वाला देखो इसको अपोज कर रहा है, सपोर्ट के लिए आ नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पे 90 डिग्री बना नहीं सकते। नीचे की तरफ 90 डिग्री तो इधर से एंगल चलेगा ना, ऐसे। ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए यहीं पे बनाना पड़ेगा। तो अब इसका नाम लिख दीजिए जल्दी से। ये क्या हो जाएगा? m1, ये सॉरी m1, T1, हाँ cos थीटा, वेरी गुड। और ये वाला T1 sin थीटा। ठीक है ना? क्लियर? ऐसे ही T को कर दीजिए। तो T को इधर कर देते हैं, ये रहा। तो देखिए, अब ये इसके अपोजिट है बिल्कुल। तो हमें अब जब हमें सारे फोर्स का डायरेक्शन मिल गया, तो अब इसको हम उसी हिसाब से बनाएंगे कि या तो इस वाले फोर्स को अपोज करे या सपोर्ट करे। तो अपोज करेगा, सपोर्ट तो कर नहीं सकता। ठीक है ना? अब ये वाला एंगल तो डिफरेंट है, तो इसका नाम डिफरेंट रख देते हैं। इसको θ1 का है तो इसे खाली थीटा कह देते हैं। इसको θ1 का है ना, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। ये भी ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? T
कॉस थीटा, और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, और इधर भी एक फोर्स लग जाएगा। अब ये देखिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इधर वाले दोनों तो सपोर्ट कर रहे हैं और इधर वाले दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। बनाइए जल्दी से, साफ साफ बनाइए, अच्छा सा। इसको बेटा एक बार घर जा करके खुद से पूरा का पूरा बनाना होगा आपको, तब इसकी दिमाग में बढ़िया फिटिंग हो जाएगी। हो गया, देखिए। तो दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा ना M1 का, हाँ, M2 का अलग। अभी पहले इस वाले का चेक हमने बना दिया। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो, और एफ नेट जीरो कब होता है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो। यानी एक्स डायरेक्शन के जितने फोर्सेस हैं उनको ऐड करो तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में बताइए यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि जगह मिल जाए। हाँ, तो यहाँ पे लग रहा है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक लग रहा है टी कॉस थीटा, और दूसरा क्या लग रहा है, टी वन कॉस थीटा वन। ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, कौन सा, हाँ ठीक है। इधर वाले को आप कह रहे हैं कि इधर मैं नेगेटिव ले लेता हूं, तो नेगेटिव ले लीजिए, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। कैसे आएगा, मान लो मैंने नहीं लिया, तो जब आप इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टी वन कॉस थीटा वन। तो देखिए आ गया नहीं आ गया, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव यानी अपोजिट है ना। अगर हम पहले ही माइनस दे देंगे तो वो वहीं कट जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब वहीं पे सम हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलिए दूसरा, तो ये किधर हुआ, एक्स डायरेक्शन में। अब आइए वाई डायरेक्शन में, एट इक्विलिब्रियम एफ फोर्सेस समेशन ऑफ फोर्सेस, ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा कि एक्स में लगने वाले जितने फोर्स हैं वो सब जीरो, वाई में लगने वाले जितने फोर्स हैं वो जीरो। तो यहाँ पे लिखिए इस बात को, क्या हो जाएगा, ऊपर लगने वाले फोर्सेस ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाला नेगेटिव, बोलिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, दो फोर्स लग रहे हैं, प्लस टी वन साइन थीटा वन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, M1
जी के बराबर होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम जो है वो कैंसिल होगा, 0 होगा, हैं? हम्म, साइन थीटा 1 लगा दिए। हाँ साइन थीटा 1, यस राइट। अच्छा M1 जी भी यहाँ पर तो इन दोनों का जब आप सम करोगे तो कितना फोर्स बनेगा? इतना बनेगा जितना M1G लगा रहा है, तभी तो वो मूव नहीं करेगा। वरना जो ज्यादा होगा, मान लो ऊपर वाला ज्यादा है तो ऊपर चलने लगेगा, नीचे वाला ज्यादा है तो नीचे की तरफ चलने लगेगा, ठीक है ना? जैसे एक और पूछना चाहिए, हम्म, जैसे हम साइन का जो ख्याल रखे थे माइनस और प्लस हाँ में, अगर हम यहाँ पर ये हमने बेटा बात करी है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर साइन के हिसाब से कहेंगे तो यहाँ माइनस साइन लग जाए। और इधर भी माइनस आ जाएगा ना, किधर? टी साइन थीटा के चक्कर नहीं, ऊपर वाला हमने पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, ठीक है ना? माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो इधर वाला पॉजिटिव होता है x, इधर वाला नेगेटिव होता है, इधर वाला y पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो ऊपर वाले लगने वाले फोर्स को हमने पॉजिटिव लिया तो नीचे लगने वाला mg जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? हम्म, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, -M1G, ठीक है? चलिए अब इस वाले के लिए FBD बनाइए और इसमें कंपोनेंट बनाइए। देखो 2 मिनट देता हूँ आपको, बना पाते नहीं। M2 के लिए FBD पहले पूरा बनाइए, कंपोनेंट रिजोल्यूशन, हाँ रिजोल्यूशन वाला, जैसे M1 का रिजोल्यूशन वाला बनाया है। हो गया? मैं करूं? हम्म, हो गया? जो सर ये वाला है T1 वाला जो बन रहा है हम्म, M2G वाले में, T1 के लिए रहेगा तो वो तो नीचे ही आएगा। हाँ ये जो है इस बार देखिए, ये वाला कंपोनेंट तो मैंने इधर ले लिया, तो इसका दूसरा कंपोनेंट ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि जो है वो फिर ये वेक्टर ही बाहर हो गया ना दोनों से, तो इसलिए ये नीचे की तरफ, ठीक है ना? अब इसमें से एक एंगल मान लीजिए, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला देखिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, हाँ, तो यही वाला एंगल तो θ1 है। यहाँ पे मैथमेटिक्स देखिए ध्यान से लगानी पड़ेगी। इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर लाइन खींचूं
बताओ। तो ये वाली लाइन जो यहाँ पर है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये वाली लाइन या ये वाली पैरेलल है। और जब पैरेलल होती हैं लाइंस, जब दो लाइन पैरेलल होती है, दो लाइन पैरेलल है, तो इनको मैंने कट किया, तो ये वाला एंगल तो ये है θ1, और ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो ये भी तो θ1 होगा। तो ये बात भी दिमाग में रखने की है कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल θ1 ही रहेगा। बी अलर्ट एंड बी एक्टिव। तो ये हो गया θ1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, T1 साइन थीटा, सॉरी इधर वाला तो कॉस होगा ना, हाँ। ये हो जाएगा T1 cos θ1, और ये वाला हो जाएगा T1 साइन θ1। ठीक है। और जो उसका हाँ, वो भी अपोजिट T2 का देखते हैं। T2 का ये वाला एंगल सबसे पहले करते हैं, ये ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है, इसका कोई मैच है नहीं है, बताइए। ये अपोजिट एंगल कैसे हो गए, ये वाली लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है। हाँ, अगर ये लाइन सेम होती, ऐसा होता, कैसा होता, ऐसे होती, और ये लाइन ऐसे होती, तो ये एंगल सेम होता, ये भी थीटा होता तो ये भी थीटा होता। लेकिन बाबा ये वाली लाइन तो डिफरेंट है, ये ऐसे जा रही है, तो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये नहीं है। आ रही है ना बात समझ में। ये तो टेंशन रस्सी के अंदर है ना, तो रस्सी के हिसाब से चल रही है। रस्सी कोई एक थोड़ी है कि सीधी ऐसे जा रही है। हाँ, ये अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती, कैसे, ये ऐसे जाती है, ये होती टेंशन, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये एंगल सेम नहीं होगा यहाँ पे। तो ये हमने थीटा ले लिया है, θ1 ले लिया है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, θ2 लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाली टेंशन वाली लाइन को आपको सेम नहीं मानना है, एंगल डिफरेंट होगा इसका। अब एक दूसरा डायग्राम, वो जो आपने बनाया उसको एज इट इज रहने दीजिए, मेरे साथ साथ दूसरा बना डालिए बड़ा सा। हाँ, क्या मिनट लगेगा, 30 सेकंड में बन जाएगा दूसरा, उसी में गोजने से अच्छा है ना, कंफ्यूजन होगा बाद में नहीं तो। नहीं मतलब कौन सा वाला बनाना बना दिया, जो मैं बना रहा हूँ वही वाला तो बनाएंगे, मैं कौन सा बना रहा हूँ, M2 का बस। नहीं तो उसमें कई करेक्शन कर रहे हैं ना आप। नहीं सिर्फ थीटा का वो नंबर चेंज किया। अच्छा चलिए, तो ये हो गया θ2, ठीक है। तो इसके क्या करना होगा अब, देखिए इसका जो कंपोनेंट आएगा वो नीचे आएगा ऊपर आएगा, इसका ऊपर हाँ 90 डिग्री ऊपर की तरफ। अपोजिट रहेगा, ठीक है। हाँ गुड। तो ये वाला हो जाएगा T2 cos θ2, और ये हो जाएगा T2 sin θ2। चलिए अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लिखिए, इसको मैं हटा दूँ ना, मेरे पास जगह की कमी हो जाएगी। और ये याद रखिएगा पैरेलल लाइन वाला है। चलिए तो बताइए यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम F
हाँ, equals to 0 और दूसरा summation of forces in x direction must be equal to 0। तो x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है T1 cos θ1, दूसरा लग रहा है T2 cos θ2। ठीक है, ओके। जी अब आइए y डायरेक्शन में इन y डायरेक्शन समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो y डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स बताइए क्या होने चाहिए? y डायरेक्शन में लग रहा है ये T2 sin θ2, ठीक है, ये लग गया ऊपर की तरफ, θ2 हो गया। नीचे की तरफ लगने वाले दो फोर्स हैं, तो इनको मैं एक साथ एक ब्रैकेट में रख दूंगा। तो प्लस T1 sin θ1 प्लस M1G इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं ये कह सकता हूं कि T2 sin θ2 किसके बराबर है? माइनस ऑफ T1 sin θ1, अगर ब्रैकेट लगा दूं, प्लस प्लस M1G, यानी ये दोनों फोर्स मिल करके T2 sin θ2 के बराबर है। क्लियर हो गई बात? 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, दैट्स एनफ। अब हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हम लोग जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ करेंगे। ओके।